हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ये प्रश्न रहने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड टॉपिक्स पर ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। टॉपिक देख लेते हैं आज हम सीडीपी में कौन कौन से जो टॉपिक हैं उसको हम देखने वाले हैं। पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा जिससे हमने क्वेश्चंस को पूछा है, तो ये है एनसीएफ। एनसीएफ 2005 पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। देखो भाई, ये एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एनसीएफ। ठीक है, और इसके अलावा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी पे भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। एनईपी जो 2020 वाली पॉलिसी है और 2023 वाली जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और एनसीएफ दोनों पर मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा भाई, काफी यूजफुल सेशन रहने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2 बाल विकास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको अगर लेना है तो आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, लेकिन वो लिंक सारे आपके पेड होंगे। एक मिनिमम चार्ज आपको देना पड़ेगा। और जितने भी हम यू टेट की क्लासेस अभी तक ले चुके हैं और अभी आगे जहां तक हम एग्जाम्स करेंगे वहां तक की जितनी भी पीडीएफ है आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने क्वेश्चन को रखा है। देखो भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया है मैंने, जिसमें एनईपी आ रहा है आपका। एनईपी जो आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है भाई। ठीक है, एनईपी 2020, इसके साथ लेटेस्ट वाला जो एनईपी आ रहा है यानी कि 2023 वाला एनईपी को भी मैंने इसमें लिया है। एनसीएफ को लिया गया है, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2020 और एनसीएफ 2023। तो ये सारे जितने भी लेटेस्ट चीजें हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा भाई, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 विद रिस्पेक्ट टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो भाई आपको बताना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया। यहाँ देखो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। सभी विषयों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम की शुरुआत करना, खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, प्रारंभिक शिक्षा में परीक्षा की संख्या बढ़ाना, या प्रारंभिक अवस्था में ही रट्टा मारने पर जोर देना। तो एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है लेटेस्ट, जो है हमारे पास 2020 में। ठीक है, अब क्या चीजें बाल्यावस्था के प्रमुख उद्देश्य पर जोर देती है? तो ऑप्शन नंबर बी, खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एनईपी 2020 में मेंशन की गई है। ये चीज डाली गई है कि आपको क्या करना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि खेल आधारित और गतिविधि आधारित जो शिक्षण है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ना ही कि पेपर पेंसिल टेस्ट पर या ट्रेडिशनल जो पारंपरिक मेथड चले आ रहे हैं, जो पारंपरिक तरीके चले आ रहे हैं पढ़ाने के, उनसे हटकर आपको गतिविधि पर भी ध्यान देना है बच्चे की, और खेल आधारित शिक्षण पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, व्हाट इज द न्यू स्कूल स्ट्रक्चर प्रपोज फॉर K-12 एजुकेशन? एनईपी 2020 के अनुसार K-12 शिक्षा के लिए नया विद्यालय ढांचा क्या प्रस्तावित किया गया है? तो 5+3+4 मॉडल है, 6+4+2 मॉडल है, 8+2+2 है, या 4+4+4 है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये भाई शिक्षा के मॉडल हैं। अब कैसे मॉडल हैं ये आपको बताना है। एनईपी 2020 में इस मॉडल के अनुसार ही आपको शिक्षा देनी है। जो नया कैरिकुलम आया है, ये पाठ्य चर्चा जो आई है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020, तो उसमें K-12 का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी कि क्लास 12 तक के बच्चों को किस प्रकार से आपको कौन से मॉडल को फॉलो करते हुए आपको शिक्षा देनी है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखो, आपको ध्यान रखना है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये वाला मॉडल आपको फॉलो करना है। अब ये कौन सा मॉडल है? 5+3+3+4। अब इसको समझा देते हैं। तो 5 क्या है यहाँ पर? प्रारंभिक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। प्रारंभिक अवस्था में क्या चीजें हो गई हैं? देखो, स्टार्टिंग के 3 साल जो है किंडरगार्टन, यानी कि जो भी आपकी एलकेजी,
LKG हो गया, नर्सरी हो गया, UKG हो गया। तो 3 साल तो आपके ये किंडरगार्टन में हो गए। उसके बाद जो 2 साल बचे हैं उसमें आपको क्या होगा, क्लास फर्स्ट आ गई है प्लस क्लास 2 आ गई है। तो ये हो गया आपका 5 साल का पूरा कैरिकुलम हो गया कि आपको बच्चे को ये चीजें, प्रारंभिक जो शिक्षा की जो ये स्टेप्स हैं ये आपको पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अपने बच्चे को नर्सरी करा के क्लास 1 में ले आए, नहीं, पूरा आपको किंडरगार्टन के 3 साल देने होंगे। उसके साथ साथ आपको फिर क्लास 1 में बच्चा आएगा और उसके बाद आपका बच्चा क्लास 2 में आएगा। तो 5 साल ये हो गया। अब नेक्स्ट 3 साल क्या है, जिसको मध्य शिक्षा, मध्य स्कूली शिक्षा बोलते हैं। अगले 3 साल ये कौन से होंगे, 5 साल के बाद क्लास हो जाएगी आपके बाद थर्ड, उसके बाद आपके पास आएगी क्लास फोर्थ और उसके बाद आएगी बच्चे की क्लास 5। तो ये मध्यम, इसको हम बोल रहे हैं मध्यम शिक्षा, मध्यम स्कूल शिक्षा इसको बोला जाएगा। क्लियर बात। अब देखो कितने हो गए, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया। नेक्स्ट 3 क्या हो गया, यानी कि आगे माध्यमिक शिक्षा जो आएगी आपकी, क्लास कौन कौन सी इंक्लूड होंगी इसमें, 6 हो गई प्लस 7 हो गई प्लस हमारे पास क्या हो गई 8। तो ये कौन सी प्रकार की शिक्षा होगी, इसको हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। क्लास 8 तक की जो होती है हमारे पास। तो यहां तक बच्चा पहुंच गया क्लास 8 में, तो ये मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट के जो चार चार ईयर्स हैं ये कौन से हैं भाई, ये जो हमारे हाई स्कूल वाले होते हैं, इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल, जिसमें क्या होगा हमारे पास क्लास 9th प्लस क्लास 10th प्लस 11th प्लस क्लास 12th। तो ये मॉडल NEP 2020 के अनुरूप है, इसको हमें फॉलो करना है, 5+3+4 मॉडल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। हाउ डज NEP 2020 proposes टू एड्रेस द इशू ऑफ रोट लर्निंग इन इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा में रट्टा मारने की समस्या को संबोधित करने के लिए NEP 2020 ने क्या प्रस्तावित किया है भाई। परीक्षा की संख्या बढ़ा दो, या महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और अनुभव शिक्षण पर जोर दो, याददाश्त को अनिवार्य बनाकर, पाठ्यक्रम की सामग्री को न्यूनतम स्तर तक घटाकर। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो NEP किस चीज पर बेसिकली फोकस कर रही है, NEP का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाना है, रचनात्मकता को बढ़ाना है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, बच्चों में थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच होती है, बच्चा तर्क के माध्यम से सीखे और सोच के माध्यम से, सोच यानी कि सोच क्या होता है, समस्या समाधान, समस्या समाधान आना चाहिए बच्चे को। और ये कैसे डेवलप होगा, ये थिंकिंग यानी कि विचारने से डेवलप होगा। तो बच्चे में थिंकिंग की स्किल्स डेवलप हो, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बढ़े, अनुभव, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस हो बच्चे को। और एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब तक कि वो करके सीखेगा। जब वो करके सीखेगा किसी चीज को, हो सकता है कि वो गलत हो जाए, फिर दोबारा उसको दोबारा से करे, तो यहाँ से एक्सपीरियंस बच्चा लेता चला जाएगा। तो NEP इसी चीज पर ही फोकस करती है, किताबी ज्ञान पर। जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है ना, केवल बुक्स मेथड चल रहा है, या फिर लर्न मेथड चल रहा है, याद कर लो, रट्टाफिकेशन करा लो बच्चे को, क्वेश्चंस बता दो कि भाई ये क्वेश्चंस आप याद कर लो, ये एग्जाम्स में आएंगे। भाई ये जो सिस्टम था ना, इस सिस्टम को ही, इस प्रणाली को ही हटाने के लिए NEP 2020 को अपडेट किया गया था। NEP 2020 को इसीलिए ही बनाया गया था कि जिससे कि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, व्हाट इज द की फीचर ऑफ NEP 2023। अब हमारे पास क्वेश्चन किस चीज का आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोबारा से फिर लेटेस्टली अपडेट हुई है 2023 में। तो देखो इन टॉपिक से क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है आपके पास में। यहाँ पर आपके पास पेपर 1 पेपर 2 में NEP 2020 से भी क्वेश्चन आ सकता है, NEP 2023 से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किए। इनके थ्योरी चैप्टर भी मैं आप लोगों के लिए ड्रॉप कर दूंगा। इनके थ्योरी चैप्टर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनकी सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, विशेषताएं होंगी NEP 2023 और NCF जो 2020 आया है। तो ये सारी चीजें मैं थ्योरी चैप्टर में भी आप लोगों को देने वाला हूं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन 4 बोलता है व्हाट इज द की फीचर ऑफ NEP 2023 रिगार्डिंग द टीचर एजुकेशन। अब यहाँ पर किसकी बात करी है, बच्चे के साथ साथ में NEP 2023 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित एक प्रमुख विशेषता क्या है, रिडक्शन इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, फोकस ऑन ऑनलाइन ट्रेनिंग, या एलिमिनेशन ऑफ टीचर असाइनमेंट। तो NEP 2023 ना ही कि केवल बच्चों की शिक्षा पर जोर देती है, जो
अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी बहुत ज्यादा जोर देती है, यानी कि टीचर का प्रशिक्षण होना चाहिए समय समय पर। प्रशिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो देखो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्या बोला गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। जो बीएड की जो डिग्री है वो कितने साल की थी हमारे पास, पहले स्टार्टिंग में हमारे पास में जो है 1 ईयर की बीएड डिग्री हुआ करती थी, कि 1 साल का आपका शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसको लेटर बाद में बढ़ाकर कितने का कर दिया गया है, 2 ईयर्स का ये प्रोग्राम कर दिया गया था बीएड का, कि 2 साल में आप जो बीएड की डिग्री है वो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे 4 वर्ष की एकीकृत बीएड डिग्री की शुरुआत की गई है, जिसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं, 4 ईयर्स का बीएड का। तो इसकी शुरुआत की गई है शिक्षक शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित क्या है कि भाई ये टीचर्स का ही प्रोग्राम है, टीचर्स जो भी अध्यापक बनते हैं उनको ये डिग्री करनी पड़ती है बीएड की, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। तो ये डिग्री करने के लिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लगाया गया है। क्यों किया गया है भाई ऐसा, 4 साल में आपको बेसिक सारी चीजें एज ए जो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको क्लासरूम में शिक्षण करना है। ये तकनीक जो टेक्निक्स होती हैं उसका पूरा डेमो आपको देना पड़ेगा इन 4 ईयर्स में, यानी कि आपका जो शैक्षिक जो कार्यक्रम है उसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया गया, इसलिए इसको 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया। क्योंकि क्या होता है 2 साल में आप वो सारी चीजें पूरा नहीं कर सकते हैं जो आप टाइम लेकर कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मिस हो जाती हैं कई बार, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को मेंशन किया गया है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ शुड असाइनमेंट बी कंडक्टेड टू अलाइन विद द न्यू एजुकेशन गोल। एनईपी 2020 के अनुसार नए शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। अब देखो मूल्यांकन पर बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो एनईपी किस पर बात कर रही है, यहाँ पर असेसमेंट पर बात कर रही है। और कौन सी एनईपी है, 2020 की एनईपी है। तो ये बोलते हैं मूल्यांकन कैसे लाया जाना चाहिए आपको बताना। वार्षिक परीक्षा केवल एकमात्र मूल्यांकन की विधि होनी चाहिए। प्रारंभिक मूल्यांकन योग्यता आधारित शिक्षण और इस समग्र रिपोर्ट कार्ड का उपयोग करना है, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग करना है, या मूल्यांकन में केवल याददाश्त और पुनरावृत्ति पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, देखो यहां पर हमें क्या करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, या फिर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया प्रारूपिक मूल्यांकन भी फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हो गया है आपका। और योग्यता आधारित यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद आता है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। होलिस्टिक का मतलब 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का मतलब क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे का मूल्यांकन हो, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में भी बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा भावात्मक पहलू पे भी होना चाहिए, यानी कि आपका क्या होता है भावात्मक इमोशनल। और तीसरा आता है हमारे पास साइकोमोटर मनोगत्यात्मक, यानी कि फिजिकल टर्म्स में भी बच्चे का, शारीरिक दक्षता के रूप में भी बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, भावात्मक पक्ष पे भी, इमोशनल पे भी होना चाहिए, संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव पे भी होना चाहिए। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है आप लोगों को पता है, जो मध्य अंतराल में असेसमेंट लिया जाता है। वर्ष के अंत में लिया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। फॉर्मेटिव या प्रारंभिक या प्रारूपिक मूल्यांकन किसको बोलते हैं, जो बीच बीच में एक निश्चित समय अंतराल बाद मूल्यांकन किया जाता है, वो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यानी कि 360 डिग्री में बच्चे का क्या होना चाहिए भाई, विकास होना चाहिए, शिक्षण का मूल्यांकन होना चाहिए बच्चे का। होलिस्टिक अप्रोच जिसको बोलते हैं 360 डिग्री, तीनों मैंने आपको फील्ड बता दिए कौन कौन से तीनों फील्ड हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर। तो ऑप्शन बी इसका अभिष्ट उत्तर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच लैंग्वेज पॉलिसी डज द एनईपी 2020 प्रमोट्स इन अर्ली एजुकेशन। आपको बताना है प्रारंभिक शिक्षा में एनईपी 2020 किस भाषा नीति को बढ़ावा देती है। केवल अंग्रेजी को माध्यमिक भाषा के रूप में उपयोग करना, मातृभाषा पर जोर देते हुए 3 भाषा सूत्र, केवल हिंदी को माध्यमिक भाषा के रूप में उपयोग करना, और अंग्रेजी और हिंदी के साथ द्विभाषीय दृष्टिकोण। तो देखो एनईपी 2020 बोलती है किस भाषा की नीति को बढ़ावा देती है, तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, मातृभाषा पर जोर देते हुए त्रिभाषीय सूत्र। त्रिभाषीय सूत्र क्या है कि भाई सिंपल, कि जो बच्चे की
सामान्य भाषा, जो लोकल भाषा होती है, ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उस पर ये बल देती है। क्षेत्र भाषा ही बच्चे की मातृभाषा के रूप में कार्य करती है। देखो, सभी की मातृभाषा तो हिंदी है, ये अभी हमें पता है, लेकिन हिंदी के बाद भी कुछ क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषा होती हैं। अब क्षेत्रीय भाषा में एनईपी बोलता है कि बच्चों को जो बढ़ावा देना है वो आप क्षेत्रीय भाषा में दो। अब क्षेत्रीय भाषा में बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो बच्चे हैं वो अपनी भाषा से पहले जल्दी कनेक्ट करते हैं। क्यों? अगर वो क्षेत्रीय भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो वो जल्दी से व्यक्त कर पाएंगे, जो उनके मन में चल रहा है उनको बताने में कोई समस्या नहीं होगी। और वही चीज अगर टीचर भी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएगा तो बच्चे आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं, रेदर देन अगर टीचर इंग्लिश में पढ़ाए। ठीक है, हो सकता है टीचर हिंदी में पढ़ाए और इस क्षेत्र की भाषा, स्थानीय भाषा हिंदी ना हो, तो यहाँ बच्चे को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समझने में और समस्या समाधान में बच्चों को समय लग सकता है। तो इसीलिए एनईपी बोलता है त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या है? स्थानीय भाषा को प्रमोट करना। त्रि का मतलब क्या है? प्रारंभिक अवस्था में, जो अभी मैंने बताया था, प्रारंभिक अवस्था में, उसके बाद जो है माध्यमिक अवस्था में, और माध्यमिक अवस्था के बाद में लास्ट आता है आपका जो 10th वाला जो पार्ट होता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाला। तो वहां तक आपको क्या करना है, बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो उसको आजादी दी जाए, छूट दी जाए कि वो उस अपने अधिगम को क्षेत्रीय भाषा में करे। क्लियर बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन आता है हमारे पास 7। व्हाट डज द एनईपी 2020 रिकमेंड फॉर एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन जाता है, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था जो डिसेबिलिटी वाला पार्ट है वो कई बार पूछा जाता है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि यू टेट में डिसेबिलिटी वाला पार्ट और समावेशी वाला शिक्षण जो है कई बार पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, और पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, समावेशी शिक्षण हो गया या फिर चाइल्ड विद स्पेशल नीड हो गया। देखो यहाँ पर यही बात की जा रही है, नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनके ऊपर जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके डिसेबिलिटी वाले, वो समावेशी शिक्षा, तो ये उत्तराखंड टेट पर डेफिनेटली बनेंगे। और बिलीव में, अगर यहाँ से अगर आपका एक भी क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके बाद आप समझ जाओ 4 से 5 क्वेश्चन आगे आपको देखने के लिए इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे सेम पेपर में। क्लियर बात? तो इसीलिए एनईपी 2020 के अनुसार विकलांग बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या सिफारिश की गई है? केवल विशेष विद्यालय दिए जाने चाहिए ऐसे बच्चों को, सहायता प्रणाली के साथ नियमित विद्यालयों में समावेशन किया जाए, बिना किसी औपचारिक संरचना के घर पर इनको पढ़ाई कराई जाए, या विकलांगता के प्रकार के आधार पर इनका अलगाव कर दिया जाए। तो देखो, मैंने आपको बताया सीग्रेशन कभी भी नहीं करना, बच्चों का अलगाव कभी भी नहीं करना जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समावेश करना, इंक्लूड करना, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार मुहैया कराना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हो, तो समान एक समान रूप से शिक्षा शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा प्रदान करना एक समान रूप से एक ही कक्षा में, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा में कभी भी सिग्रेशन नहीं रखते। होम स्कूलिंग विदाउट एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर, हटा दो इसे। इंक्लूड इन रेगुलर स्कूल विद सपोर्ट सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी ही सबसे अभीष्ट उत्तर है इसका, कि सहायता प्रणाली के साथ नियमित विद्यालयों में समावेशन करना है हमें। समावेशन करना है कैसे? अब देखो, बच्चे कैसे हैं? डिसेबिलिटी वाले बच्चे, विकलांगतापूर्ण बच्चे हैं, तो इनको एक विशेष प्रकार की आवश्यकता दी जाएगी। जैसे कि स्कूल्स में, अगर आप सामान्य स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वहां पर स्कूल के थोड़े से संरचना में बदलाव करना पड़ेगा, है ना, कुछ नए टूल्स हमें, और जो पढ़ाने के जो मेथड्स हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को समावेश कर सकते हैं एक सामान्य क्लास में। रेगुलर स्कूल्स में समावेश करने के लिए कुछ हमें सहायता प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके साथ ही विद्यालयों में हम समावेश कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 8। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2020? तो आ गया भाई आपके सामने एनसीएफ 2020 हमारे पास आ गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल रट्टा मारने तथा तथ्यात्मक शिक्षण पर अध्ययन केंद्रित करना, तो ये तो हटा दो आप। जहां भी लर्न करना या याद करना, रट्टा करने वाले शब्द आ जाते हैं तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, उस ऑप्शन को पहले ही क्रॉस कर दो। अब देखो, टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कैरिकुलम विदाउट चेंजेस, कि बिना किसी बदलाव के मौजूदा पाठ्यक्रम को बनाए रखना। भाई नहीं, मौजूदा पाठ्यक्रम को अगर आप एक समय दर के बाद में लगातार उसी को ही आप फॉलो कर रहे हैं,
उसी पुराने प्रक्रिया के माध्यम से, पुरानी पाठ्य चर्चा के माध्यम से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते, जो बच्चे की जरूरतें हैं उनको आप कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो प्रेजेंट जो समय है वो रट्टा मारने का या बच्चे के साथ में आप गलत बर्ताव करें ऐसे शिक्षण, आप उसको डरा धमका के पढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी यहां से हटा दो। ऑप्शन केवल स्टेम शिक्षा पर जोर देना, जी नहीं। राइट आंसर क्या आता है, देखो, टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच पर बल देना, रचनात्मकता पर आपको बढ़ावा देना है, और समग्र विकास, जो अभी मैंने बताया था 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हर एक पहलू पर बच्चे के आपको काम करना है। जो मुख्य उद्देश्य है ना पाठ्यक्रम का, तो पाठ्यक्रम किस तरीके से एनसीएफ जो बच्चे का पाठ्यक्रम जो डिजाइन किया गया है वो किस लिए कैसे डिजाइन किया गया कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक पक्ष में भी, कॉग्निटिव कॉग्निटिव फील्ड में भी, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी बच्चा मजबूत हो। दूसरा, भावात्मक पक्ष पर भी बच्चे के ध्यान दिया जाना चाहिए। और तीसरा आता है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोगत्यात्मक। अब आपको एक चीज बताते हैं, जब हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है यार, 10 ईयर्स बिफोर आपकी बात ले लो, तो ये 10 ईयर बिफोर में और आज के टाइम में काफी बड़ा डिफरेंस हो चुका है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में बदलाव आया, 2020 में बदलाव आया है, 2020 में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में बदलाव आया, और हमारे पास क्या चल रहा था, 2005 का एनसीएफ चल रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था, केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर ही ध्यान दिया जा रहा था बच्चे के, खाली जो हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की गई है कि संज्ञानात्मक, केवल आपको तर्क वितर्क की बातें ही बताई जा रही थी कि आपको समस्या समाधान कैसे करना है, उस क्षेत्र में ही मजबूत किया जा रहा था, वो भी ढंग से नहीं किया जा रहा था। ठीक है, सच्चाई तो यही है कि केवल किताबी ज्ञान को ही प्रमोट किया जा रहा था कि एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा दिया, इसको याद कर लो, इसको समझना नहीं है, केवल याद कर लो, ये एग्जाम में आ जाएगा, इस तरीके के शिक्षण पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था। तो उससे आप कह सकते हो एक प्रकार को कि आप संज्ञानात्मक पक्ष को विकसित कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के जो दो महत्वपूर्ण पक्ष रह गए हैं, भावात्मक पक्ष जिसको हम बोलते हैं इमोशनल जो क्षेत्र हो गया बच्चे का सीखने का, और दूसरा साइकोमोटर मनोगत्यात्मक यानी कि फिजिकल रूप से, चाहे वो गेम्स की फॉर्म में हो, गतिविधि के फॉर्म में हो, ठीक है, ग्रुप लर्निंग की फॉर्म में हो, जहां पर भी आप शारीरिक गतिविधि को लेके आ रहे हैं तो वो मनोगत्यात्मक हो गया। तो इन दोनों पक्ष पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया हमारे स्कूली क्षेत्र में। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है गेम्स में बहुत अच्छा होता, गतिविधि में अच्छा होता है, कि वो एक्टिविटी करके काफी अच्छा सीख सकता था, तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। इमोशनल जो फैक्टर है, अगर आपने उस पर बच्चे के काम नहीं किया, भावात्मक पहलू पर बच्चे के काम नहीं किया, तो ऊपर जो संज्ञानात्मक हो गया या मनोगत्यात्मक हो गया, तो ये पहलू बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इमोशन भावात्मक पहलू जो है बच्चे को समाज से जोड़ता है, और जब बच्चा इमोशनली यानी कि भावात्मक पक्ष से मजबूत नहीं होगा तो वो समाज को नहीं झेल पाएगा, समाज में अपने आप को समावेशित नहीं कर पाएगा, समाज के तौर तरीके को नहीं समझ पाएगा। और ऐसा हमारी प्रणाली में तो बहुत ज्यादा हुआ है, यानी कि हमारे एरा में, एरा भी क्या कहूँ यार, 10 साल का ही तो एक टाइम पीरियड है, पिछले 10 साल पहले की बात देख लो, 2024 चल रहा है, 2012 2013 इन वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, तो काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं अब जो एजुकेशन बच्चे को दी जा रही है उसके टर्म्स में। तो इन अगर तीनों पहलुओं पर बच्चों के काम किए जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो आपके मेरे को तीनों पहलुओं पर अगर काम करने का मौका मिले तो आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अभी मैं आपसे कैसे जुड़ा हुआ हूँ, एक ऑडियो वीडियो माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूँ तो वो संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, कुछ मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा कि हाँ भाई ये टॉपिक्स हैं, इनको आपको समझना है, इजीली आप कर पाओगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक इमोशनल बल मिल रहा है। जब आप बाहर जाएंगे पेपर देने के लिए तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो इमोशनल पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, अगर मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट करता हूं तो ये आपको एग्जाम संज्ञानात्मक पक्ष में अच्छा करने का अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साहस आ जाएगा, वो बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, और साइकोमोटर डोमेन का क्या मतलब है कि भाई जैसे आप फिजिकल टर्म्स में खेलना कूदना गतिविधि आधारित, तो ये क्रियाएं कहाँ होती है भाई, ये स्कूल्स में बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, स्कूल्स में हम इन चीजों पर वर्क कर सकते हैं बच्चे के ऊपर। काफी लंबा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं, विच पेडागोजिकल अप्रोच इज एम्फेसिस इन एनसीएफ 2025 फॉर प्राइमरी एजुकेशन। एनसीएफ 2025 में प्राथमिक शिक्षा के लिए किस शिक्षण दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, अनुभवात्मक या जिज्ञासा आधारित शिक्षण, व्याख्यान आधारित
या सख्त अनुशासन या रट्टा मारने पर जोर। तो इसका आसानी से आप जो मैंने आपको समझाया उसके बेस पर आप आसानी से आंसर कर दोगे कि देखो व्याख्यान लेक्चर मेथड को बिल्कुल हटा दो। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि भाई टीचर केंद्र में होता है, टीचर केंद्र में होता है, हमें टीचर को केंद्र में नहीं रखना, हमें बालक को केंद्र में रखना है, यानी कि चाइल्ड को हमें केंद्र पर लेके आना है। तो इसलिए हट गया। हमें डिसिप्लिन और रट्टा नहीं लगवाना है कि जैसे हमारे साथ हुआ है, हमारे एज ग्रुप के साथ में क्या हुआ कि स्कूल्स में जाते थे तो डिसिप्लिन पर फोकस करते थे कि आपकी ड्रेस बहुत सही होनी चाहिए, ड्रेस सही नहीं है तो मार पिटाई शुरू हो जाती थी सुबह सुबह प्रेयर में। तो ये इस तरीके के क्रियाकलाप जो है टीचर्स को शोभा नहीं देते हैं। आप बच्चों का यहाँ पर भावात्मक पहलू पर असर डाल रहे हैं। जो भावात्मक पक्ष है वो तो आपने बिल्कुल तोड़ ही दिया है बच्चे का। अगर आपने ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन आप इसको फॉलो करवाने के भावात्मक पहलुओं पर बल दो ना। बच्चों के इमोशनल चीजों पर आपको स्ट्रांग बनाओ, ना ही कि वीक बनाओ। आप वीक बना रहे हो और एक तरफ डिसिप्लिन की बात कर रहे हो। सीधा बोल दिया कि भैया रट्टा मार के आ जाना, कल को अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपका कुटान होगा बढ़िया करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना जो है बच्चे के भावात्मक पहलू पर काम वीक करना है। और जहां बच्चा भावात्मक पहलू यानी कि 360 डिग्री, फिर उसका डेवलपमेंट कहां से हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया बच्चे का। तो ये हटा दो यहाँ पे। अब टीचर सेंटर्ड लर्निंग पर हमें फोकस करना ही नहीं है, तो ऑप्शन ये भी हट गया। तो राइट आंसर क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 20 का 20 उत्तर बचा। अनुभव, अनुभव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लर्निंग में। अनुभव क्या होता है कि अगर आपने क्लास 9th करी है तो क्लास 9th में आपने जो जो गलतियां करी हैं तो उससे आप सीख रहे हैं जब आप क्लास 10th में जा रहे हैं। तो ठीक है, तो वो क्या है, आपका एक अनुभव है। और अनुभव कैसे आया, जब आपने क्लास 9th के एग्जाम्स दिए, स्टडी करी, तो क्या क्या मिस्टेक्स करी वो आपको दोबारा से नहीं दोहरानी है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में अनुभव ये काम हो सकता है। दूसरा, जिज्ञासा आधारित शिक्षण यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए कि आपके अंदर क्वेश्चन को पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके कॉजेस को जानने की कि इस प्रश्न के पीछे क्या रीजन है। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीजें, तो ये क्या है, ये इंक्वायरी बेस्ड है कि आप लोगों की इंक्वायरी ये है, वो मैं ऑलरेडी फुलफिल कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पर क्यों जोड़ दे रहे हैं हम, इसलिए जोड़ दे रहे हैं। देखो मैंने सारे ऑप्शंस को डील कर लिया है। तो आपके मन में जो जिज्ञासा थी कि भाई बी तो आंसर आपने सर ने बता दिया, लेकिन ए सी और डी का क्या, तो वो मैंने जिज्ञासा आपकी यहीं पे पूरी कर दी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2020 व्हाट इज द रिकमेंडेशन मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5। एनसीएफ 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी विदेशी भाषा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस अभी क्वेश्चन रिसेंटली। तो इसका आप आसानी से आंसर कर सकते हो कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में बच्चे को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए उसका आंसर मैं अभी पीछे कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज द न्यू एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस इन एनसीएफ 2025 रिगार्डिंग असेसमेंट मेथड। 2025 में एनसीएफ, अब देखो यहाँ पर हम 20 की बात कर रहे थे, हम कहाँ पहुंच गए, 2025 बिल्कुल लेटेस्ट में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, में कौन सा नया तत्व पेश किया गया है, केवल संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल और योग्यता आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करना, मानकीकृत परीक्षण पर जोर देना, मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, सभी परीक्षाओं को समाप्त कर देना कि भाई 2025 में ऐसा हो जाएगा कि सारी जो परीक्षाएं हैं उसको कैंसिल कर दो, ऐसा बोल रहा है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पर भी बात नहीं कर रहा है। केवल समेटिव असेसमेंट यानी कि केवल संकलात्मक वर्ष के अंत में लिया जाने वाला मूल्यांकन पर ही ध्यान केंद्रित करना है, ऐसा भी नहीं है भाई। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो कितना जरूरी है। तो डिजिटल और योग्यता आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करने पर बल दे रहा है एनसीएफ 2025 अब लेटेस्ट में। डिजिटल क्यों भाई, क्योंकि अभी जिस मोड से हम पढ़ रहे हैं वो डिजिटल मोड पर पढ़ रहे हैं। और दूसरा, योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कि जिस बच्चे में जितनी योग्यता है उसको आपको बाहर निकाल के लेके आना है। तो इस पर बेस्ड मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान हो गया ये, देखो हमने क्वेश्चंस के ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, राइट आंसर अपने आप आ गया, और उसमें भी हमने एक्सप्लेनेशन देख ली कि क्यों है ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 12, what does NCF 2020 proposes to integrate into curriculum to promote holistic development। अब देखो समग्र विकास पर फिर बात हो रही है। पाठ्यक्रम में क्या समाहित करने का प्रस्ताव दिया गया है समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, केवल अकादमिक विषय को बदल दो, इसमें बढ़ावा कर दो, या फिर जीवन कौशल, कला और शारीरिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, या फिर फोकस केवल गणित और विज्ञान पर ही सख्त ध्यान दिया जाना चाहिए, या फिर जो पारंपरिक विशेषण जो शिक्षण चल रहा है हमारा, विशेषण नहीं पारंपरिक जो शिक्षण विधियां चल रही हैं उन पर हमें विशेष बल देना चाहिए जिससे कि समग्र विकास हो सके। तो ये तो भाई चलता चला रहा है, अभी तक तो विकास हुआ नहीं, इसी को तो बदलाव किया गया है, इसको हटा दो। केवल हमें स्ट्रिक्ट फोकस केवल गणित और साइंस से ही हमारा सारा समग्र विकास नहीं होता है।
एकेडमिक केवल जितने भी विषय हैं उनके माध्यम से भी नहीं होगा, जीवन कौशल, लाइफ स्किल, आर्ट यानी कि कला, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इन चीजों पर हमें महत्व देने की आवश्यकता है आज के मॉडर्न इरा में, आज के आधुनिक काल में। जीवन लाइफ स्किल्स, अगर बच्चे को कोई भी आपने एक कौशल सिखा दिया, कोई भी एक आपने स्किल सिखा दी बच्चे को आपने, ठीक है, टीचर एज ए जब आप टीच कर रहे हैं बच्चे को, तो उससे क्या होगा, बच्चे में स्किल्स अगर आ गई है तो वो अपने आने वाले समय को अच्छा बना सकता है, इस स्किल्स के माध्यम से वो अपनी आजीविका आजीविका चला सकता है, आजीविका के साथ साथ रोजगार प्रदान कर सकता है इस स्किल्स के माध्यम से, है ना। समाज को आगे लेके जा सकता है स्किल्स के माध्यम से। अब वो स्किल्स कैसी हो सकती है, क्या आप उसको कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लैंग्वेज यानी कि भाषा का एक महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, भाषा कोई भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। अगर बच्चा भाषा में निपुण है तो उसके बहुत सारे स्किल्स ओपन है भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएंगी। तो आप क्या सिखा रहे हैं, उसको जीवन कौशल सिखा रहे हैं, कला के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, शारीरिक शिक्षा उसको प्रदान कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं जो स्पोर्ट्स कितना आगे निकल रहा है, स्पोर्ट्स से आप बच्चे कैरियर अपना डिसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो आप बच्चा कभी भी मार नहीं खाएगा, और आप रटने पर, नंबर लाने पर, इन पर ही फोकस करते रहेंगे तो जब बच्चा आगे फील्ड में जाएगा, अपनी लाइफ में जाएगा, तो वो क्या करेगा, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा जीवन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ डज एनसीएफ 2025 एड्रेस द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर इन इंडियन क्लासरूम। एनसीएफ 2025 भारतीय कक्षाओं में विद्यार्थियों की विविधता को कैसे संबंधित करता है। देखो, विविधता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे जब मिलकर क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं या शिक्षण जो पूरा अपना लेते हैं टीचर से, तो वो क्या है, विविध प्रकार के बच्चे हैं, उनको शिक्षण दिया जाना है। तो इसको किस तरीके से डील करना है, एनसीएफ 2025 क्या बोलता है, कैसे संबोधित करता है कि सभी शिक्षण विधियों को का मानकीकृत करके विभेदित और समावेशी शिक्षण की पद्धतियों को बढ़ावा देकर, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को की अनदेखी करके, या एक ही आकार के सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण का उपयोग कर कर। तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा, प्रोमोटिंग डिफरेंशिएटेड एंड इंक्लूसिव पेडागोजीज। अब देखो क्या मतलब है इसका, विभेदित, आपको ऐसी टीचिंग सामग्री लेके आनी है, आपको ऐसी शिक्षण सामग्री लेके आनी है, आपको मतलब एज ए टीचर, जैसे मैं हूं, आप विभिन्न प्रकार के बच्चे हो, तो हो सकता है कि विविधताएं हैं, सबके सीखने का तरीका अलग अलग है। एक बच्चा मेरे ऐसे समझाने से समझ पा रहा है, दूसरा अगर मैं कोई यहाँ पर ग्राफ यानी कि कोई पिक्चर फॉर्म में समझाऊं तो हो सकता है दूसरा बच्चा वैसे समझ जाए। तो हमें क्या करना, अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना है। दूसरा, समावेशी शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देना, यानी कि सभी को एक साथ मिलाकर, सभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर, वही तो हमारी समावेशी शिक्षा है, तो उस पर हमें बल देना है, उन पद्धतियों का बढ़ावा देना है। तो यही हमारा क्या होगा, विविधता को डील करने का एक तरीका होगा एनसीएफ 2025 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट डज एनसीएफ 2020 सजेस्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एनसीएफ 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए क्या सुझाव देता है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस सेशन में मैंने आपसे पूछ डाले हैं, तो ये सेशन अगर आप कर लोगे ना, तो ये एनसीएफ वाले जो टॉपिक है आपके और एनईपी वाले जो टॉपिक है भाई, दोनों क्लियर हो जाएंगे, लेटेस्ट वाले भी और पुराने वाले भी। तो सेशन को मिस ना करो, सेशन को पूरा देखा करो। क्या पूछा गया है यहाँ पर, 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए क्या सुझाव देता है। कक्षा में प्रौद्योगिकी का न्यूनतम उपयोग करेंगे तो बिल्कुल नहीं। डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिश्रित शिक्षण देना, पाठ्य पुस्तकों की पूरी तरह से डिजिटल सामग्री में बदलना, केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, ऐसा नहीं है भाई कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, जो जितने भी आप पुरानी टेक्स्ट बुक है आपके, वो डिजिटल फॉर्मेट से बदल देंगे, ये कोई नई तरीका नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग विद फोकस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, यानी कि शिक्षण या डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिश्रित शिक्षण देना। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, साथ में इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके साथ में आप अपनी बुक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मिश्रित शिक्षण हो गया, साथ में डिजिटल साक्षरता भी हो गई। तो इस तरीके से आप जो है एकीकरण कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी में एकीकरण, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। टेक्नोलॉजी यानी कि जो अभी हम डिजिटल फॉर्म में देख रहे हैं, उसके साथ साथ बुक्स, जो आपके बुक्स को हमें छोड़ना नहीं है भाई, बुक्स का इस्तेमाल हमें हमेशा करना है। साथ में जैसे अभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो वो भी डिजिटल फॉर्म हो गया। बुक्स हमारा जो
जो मेन फॉर्म है मिश्रित करने के लिए बुक्स का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं और डिजिटल का फॉर्म टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका अभीष्ट उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चेंज प्रपोज्ड इन एनसीएफ 2025 रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन? आपको बताना है कि शिक्षक क्षेत्र के संबंध में एनसीएफ 2025 में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित है? क्या है भाई? शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि को कम कर दो, सतत व्यवसायिक विकास मॉडल की शुरुआत की जानी चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शिक्षकों के लिए सेवा में प्रशिक्षण को समाप्त करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज दी। देखो यहाँ पर बात जो है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो ये एनसीएफ है और जो हमारे पास जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पे एक चीज ध्यान रखना आप, कि ये स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि टीचर ही तो चीजों को क्रियान्वित करेगा। तो टीचर का भी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना जरूरी है, कि आप विविध प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, क्या टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्या आप पुरानी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी तक बहुत सारे टीचर कर रहे हैं, लेकिन उनमें आपको क्या करना है? बदलाव करना है। नई जनरेशन आ रही है, नए तरीके से पढ़ना चाहती है, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा क्लास को, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लें। तो यहाँ पर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल को डेवलप किया गया है 2025 के अनुसार, एनसीएफ 2025 के अनुसार, कि आपको जो टीचर का है, जो टीचर का सतत व्यावसायिक विकास करना होगा। ऐसे मॉडल की शुरुआत की गई है जिसमें टीचर की कॉन्टिन्यूअस, लगातार से प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और मॉडल्स डेवलप किए गए हैं, जिससे कि टीचर भी अपने आप को अपडेट कर सके, नई मेथोडोलॉजी को सीख सके और फिर बच्चों को पढ़ा सके, जिससे कि बच्चे जो है कनेक्टेड फील करें, जो शिक्षण का वातावरण है वो इंटरेस्टिंग बने भाई, ना ही कि बोरिंग बने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। तो भाई ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने सीडीपी बाल विकास पेपर 1 पेपर 2 के लिए देखे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना, और कहीं भी कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप कनेक्ट कर लो भाई। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट करोगे तो वहां मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं, उस लिंक के थ्रू आप पे करके सारी पीडीएफ ले सकते हैं भाई। ये बिल्कुल मिनिमम चार्जेस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, तो आप जो है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और एक नए टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, जहां पर सारे के सारे नोट्स मिलेंगे आपको, चाहे वो सीडीपी के हों, सीडीपी के साथ साथ हिंदी हिंदी के भी मिलेंगे आपको नोट्स, एसएसटी के नोट्स मिल जाएंगे, ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक ली हैं उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में आप लोगों से ले रहा हूं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एक मिनिमम चार्जेस। बाकी सारे वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए फ्री हैं, सारा स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट मैं आपको फ्री फॉर्म में ही प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जो लिंक मैं अभी टेलीग्राम पर देने वाला हूं, आप वहां उस लिंक पे क्लिक करेंगे, पे करेंगे, आप एक नए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, जहां पर केवल आपको स्टडी मटेरियल ही मिलेगा उत्तराखंड टेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप इतना पे कर सकते हैं, है ना। तो मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास में, जिसमें अभी हम थ्योरी चैप्टर्स को डील करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।